दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा देश का अगर कोई भी राज्य चाहे तो क्या हमारे देश से टूटकर अलग देश बन सकता है, या फिर वह यह मांग कर सकता है कि मुझे अलग देश बनाया जाए। जैसे पंजाब को लेकर खालिस्तानी आतंकवादी हैं, सिख फॉर जस्टिस एसएफजे के जो आतंकवादी हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि पंजाब को भारत से अलग करके खालिस्तान नाम से एक नया देश बनाया जाए। लेकिन क्या दोस्तों ऐसा कुछ संभव है? क्या हमारे संविधान में कुछ ऐसा लिखा गया है जिसकी वजह से कोई भी स्टेट टूटकर, कोई भी राज्य टूटकर क्या अलग देश बनाया जा सकता है उसको, या फिर वह अलग देश नहीं बन सकता? क्योंकि हमारे संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है जिसकी वजह से किसी भी देश का हमारे देश में मिलना तो आसान है, लेकिन हमारे देश से टूटकर अलग देश बनना नामुमकिन है। इसलिए हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि ऐसा कुछ कभी भी, अगर कोई भी स्टेट चाहे तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। अब ऐसा कैसे नहीं हो सकता, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे कि हमारे संविधान में ऐसी कौन सी व्यवस्था की गई है जिसकी वजह से कोई भी राज्य अलग से इतना पावरफुल हो ही नहीं सकता कि वो कभी अलग देश बनने की मांग कर सके। इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेदों के अलावा 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल हैं, जिनमें संविधान में जो अनुच्छेद हैं उनके अलावा इन शेड्यूलों की चर्चा की गई है, क्योंकि इनमें परिवर्तन करना आसान है। उन्हीं में से एक शेड्यूल है, उसका नाम है शेड्यूल 7, अनुसूची 7। उसमें शक्ति के विभाजन के सिद्धांत की चर्चा की गई है। अब उसमें शक्ति का विभाजन इस तरीके से किया गया है, केंद्र राज्य दोनों के बीच में, कि राज्य कोशिश भी कर ले, लगातार कितनी भी कोशिश कर ले, वह इतना पावरफुल बन ही नहीं पाएगा कि वह केंद्र से टक्कर ले सके और वह मांग कर सके कि उसे एक अलग देश बनना है। इस तरीके की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है, क्योंकि हमारे संविधान जो को बनाने वाले जो महान निर्माता थे उनको ये पहले ही पता चल गया था, क्योंकि हम विभाजन का दंश पहले ही झेल चुके हैं। अखंड भारत में से टूटकर अफगानिस्तान अलग हुआ, अखंड भारत में से टूटकर म्यांमार बर्मा अलग हुआ, उसके बाद दोनों पाकिस्तान, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश हैं, वो टूटकर अलग हुए और हमारे अखंड भारत के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसलिए हम नहीं चाहते थे कि आने वाले समय में ऐसी मांग उठे जिसकी वजह से जो बाकी बचा हुआ भारत है, हमारा ये बाकी बचा हुआ भारत है, वो अलग से टूटकर इसमें से भी टुकड़े हो जाएं और टुकड़े होकर फिर से ये बिखर जाए। क्योंकि हमें इस भारत को जो बचा हुआ है उसको आगे आदि अनंत काल तक लेकर चलना है और इसको पावरफुल बनाना है, जिसकी वजह से हमारे संविधान की शेड्यूल 7 में अनुसूची 7 में ऐसी व्यवस्था की गई है, शक्ति का ऐसा विभाजन किया गया है कि चाहकर भी कोई भी राज्य अलग देश नहीं बन सकता। तो दोस्तों, हम आज शेड्यूल 7 की चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इसमें क्या है। दोस्तों, शेड्यूल 7 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन की इतनी इंटरेस्टिंग रूप से चर्चा की गई है कि कोई भी राज्य इतना पावरफुल कभी भी नहीं बन सकता। शेड्यूल 7 आज हम चर्चा कर रहे हैं अनुसूची 7 की। अनुसूची 7 की चर्चा कर रहे हैं, शेड्यूल 7 की चर्चा कर रहे हैं। इसमें क्या किया गया है, जो शक्ति का विभाजन की चर्चा की गई है, जैसे किस विषय पर कौन कानून बनाएगा उसके बारे में चर्चा की गई है। तो इनको 3 क्षेत्रों में विशेष रूप से बांटा गया है। पहला संघ, जिसमें कौन कानून बनाएगा, जिसमें कानून बनाएगी संसद, संघ सूची। दूसरी है राज्य सूची, इसमें कौन कानून बनाएगा, राज्य का विधानमंडल। और एक है समवर्ती सूची, इसमें कौन कानून बनाएगा, इसमें दोनों कानून बनाएंगे, केंद्र और राज्य दोनों इसमें कानून बनाएंगे। अब जो इनमें जो विभाजन किया गया है वो इस तरीके से हम देख लेते हैं कि जो संघ सूची पर जो भी कानून बनाएंगे, संसद कानून बनाएगा, उसमें विषय रखे गए हैं 100। कितने विषय रखे गए हैं, इसमें 100 विषय रखे गए हैं। और इसमें रखे गए हैं 61 और इसमें रखे गए हैं 52। इसमें 52 विषय रखे गए हैं। अब जैसे संघ सूची में जो भी विषय रखे गए हैं उनमें कानून बनाने का अधिकार किसे है, कानून बनाने का अधिकार संसद को है। और जो भी संसद कानून बनाएगी वो किस पर लागू होगा, वो केंद्र के साथ साथ ही राज्यों पर भी लागू होगा। मतलब पूरे भारत पर उसके जो नियम कानून बनाए जाएंगे, वो पूरे भारत पर लागू होंगे।
अब राज्य विधानमंडल जो राज्य सूची के विषय हैं 61, उनमें जो भी कानून बनाए जाएंगे वो केवल राज्य के ऊपर लागू होंगे, पूरे भारत के ऊपर लागू नहीं होंगे। जैसे हम देखिए, मान लो राजस्थान में कोई भी राज्य सूची के विषय के ऊपर कानून बनाया गया, तो क्या वह उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा, क्या वह गुजरात में भी लागू होगा, क्या वह मध्य प्रदेश में भी लागू होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राज्य सूची के विषय के अंतर्गत केवल जिस राज्य में कानून बनाया जाएगा उसी राज्य उसको फॉलो करेगा, दूसरा राज्य से उसे कोई मतलब नहीं है। जबकि संघ सूची के विषय पर जो भी कानून बनाया जाएगा वो पूरे भारत पर लागू होंगे। अब जैसे हम इसमें देख लें कि किस किस पर संघ सूची के विषय के अंतर्गत जैसे कौन कौन से हैं। जैसे इसमें है सेना। सेना के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसे है? सेना किसके अंतर्गत रखी गई है? संघ सूची के अंतर्गत रखी गई है, केंद्र के पास रखी गई है। दूसरा रेलवे। जैसे कुछ विषयों के बारे हम देख लेते हैं। डाक विभाग। डाक विभाग के अलावा जैसे वायुसेना, जैसे परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा के साथ साथ और भी बहुत सारे विभाग हैं, जैसे बैंक हैं। इनके ऊपर भी कानून बनाने का अधिकार किसे है? केंद्र सरकार के पास है, संघ सूची के विषय के अंतर्गत आता है। जैसे जनगणना। जनगणना भी कौन करवाता है? केंद्र सरकार करवाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं। जनगणना के अलावा भी बंदरगाह। बंदरगाह, संचार के साधन जो भी हैं, संचार के साधन या संचार हम इसको बोल सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो कुल टोटल 100 विषय हैं जिनके ऊपर कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार कानून बनाएगी। जैसे नोट छापना किसका अधिकार है? केंद्र सरकार का अधिकार है। इसी में नोट बंद करने का अधिकार भी किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। आज के रात 12 बजे के बाद 500, 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। अभी मोदी सरकार ने बंद किए थे। उसके बाद जैसे वो केंद्र सरकार के पास है। जैसे कोई राज्य कह दे कि हम नोटबंदी नहीं मानेंगे, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उनको मानना पड़ेगा। अगर जो नहीं मानेगा तो राज्य सरकार को समाप्त कर दिया जाएगा और केंद्र कहेगा कि तुम हटाओ, भगो यहाँ से, और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन करेगा। तो केंद्र के जो भी कानून है वो राज्य को मानने पड़ते हैं। राज्य नहीं मानेगा तो उसकी अवहेलना करेगा तो फिर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान किया गया है, क्योंकि केंद्र के जो भी नियम कानून है वो राज्य को मानना बहुत जरूरी है। अब दूसरा, जैसे नोट छापने की बात है कि अगर कोई भी राज्य ये कह दे कि हम अपना अलग से नोट छापेंगे, क्या ऐसा हो सकता है? कि जैसे मान लो हम राजस्थान में देख लें कि राजस्थान वाले ये कह दे कि हम अपने नोट अलग से छापेंगे और उस पर गांधी जी की जगह किसकी फोटो होगी? महाराणा प्रताप की फोटो होगी नोटों के ऊपर। तो ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा कोशिश भी करेंगे तो भी ऐसा नहीं हो सकता है। कि जैसे कि कोई भी जैसे अलग है, यूपी वाले कह दे कि हम तो योगी आदित्यनाथ जी की फोटो लगाएंगे नोटों के ऊपर, तो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यह किसका विषय है? केंद्र सरकार का विषय है, संघ सूची का विषय है, यह राज्य सूची का विषय नहीं है। अब आप कहेंगे कि राज्य सूची की में कौन कौन से विषय आते हैं? तो राज्य सूची में 61 विषय हैं। तो 61 विषय में हम देखें कि जो भी, जैसे पुलिस है, सबकी अपनी अपनी पुलिस है। जैसे राजस्थान पुलिस की अपनी पुलिस है, यूपी पुलिस की अपनी पुलिस है, पंजाब पुलिस की अपनी पुलिस है। तो सबकी अपनी अपनी पुलिस है। तो ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। इसके अलावा और भी है। इसके अलावा जैसे हॉस्पिटल है, अस्पताल है, तो सब अपने अपने राज्यों के अलावा अपने अपने अस्पताल है। इसके अलावा राज्य सूची में और भी हैं, जैसे तीर्थ यात्रा है। तो ये कहेंगे कि अपने अपने नागरिकों को करवा लो तीर्थ यात्रा, कौन मना कर रहा है? कहाँ पे तीर्थ भेजना है, नहीं भेजना है, तुम जानो, तुम्हारे काम जाने। ये है केंद्र सरकार का विषय नहीं है, ये राज्य सरकार का विषय है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कारागार है, कृषि है, सिंचाई है। कारागार है, जैसे अपनी अपनी सबकी जेल है, कोई मतलब नहीं है केंद्र सरकार को। और खेती है, सिंचाई है,
पशुपालन है, पशुपालन है, और शराब है। शराब, कोई भी राज्य शराब के ऊपर कानून बना सकता है। जैसे गुजरात में शराब बंद है, बिहार में अभी थोड़े दिन पहले शराब बंद कर दी गई है। उसके बाद जैसे कोई भी राज्य है अपने अपने तरीके से शराब के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है या फिर छूट भी दे सकता है। तो हमारे राजस्थान में तो 8 बजे बाद जैसे शराब के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है कि 8 बजे बाद कोई भी शराब की दुकान नहीं खुलेगी। कोई भी हाईवे पर या रोड पर जो भी हैं वो रोड से 100 मीटर अंदर, 200 मीटर अंदर जाकर दुकानें लगाई जाएंगी, रोड पर दुकानें नहीं लगाई जाएंगी। अगर सिटी में है तो 8 बजे के बाद ये दुकानें बंद हो जाएगी। तो राज्य सूची में जो भी विषय हैं उस पर राज्य अपने कानून बना सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप फर्क समझिए, यहाँ पर राज्य सूची में जो भी विषय दिए गए हैं वो काफ़ी एक तरीके से कह सकते हैं जो हल्के विषय हैं, जबकि केंद्र जो संघ सूची में विषय हैं वो काफ़ी ताकतवर है। जैसे सेना है, और साथ ही संचार के साधन हैं, नोट छापना है, और परमाणु ऊर्जा है। सब किसको दे रखे हैं? बंदरगाह हैं, जनगणना है, बैंक है, व्यापक संचार है, ये सब किसको दे रखे हैं? केंद्र सरकार को। तो दोस्तों हम अंदाजा लगाएं कि केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर है या फिर राज्य सरकार ज़्यादा ताकतवर है। अब सोचो, मान लो कि राज्य सूची के अंतर्गत 2 विषय हम दे दें, यहाँ पर दे दें, एक तो सेना और दूसरी दे दें नोट छापना। नोट छापना, अगर 2 विषय हम यहाँ से उठाकर के संघ सूची से उठाकर राज्य सूची के अंतर्गत दे दे तो सोचो कितना बड़ा फर्क आने वाला है। क्योंकि हर राज्य जब अपनी सेना बनाएगा और साथ ही अपनी करेंसी छापेगा तो वह एक अलग देश के रूप में मांग कर सकता है, क्योंकि सेना इतनी पावरफुल रखेगा कि वह केंद्र से लड़ सकता है। क्योंकि अगर जैसे पावरफुल राज्यों में हम देखें, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, इकोनॉमिक दृष्टि से काफ़ी पावरफुल राज्य हैं हमारे देश के, अगर वो चाहें तो ये 2 क्षेत्रों को इनके अंतर्गत रख दिया जाए, सेना को और नोट छापने को, तो अपनी करेंसी को इतनी ताकतवर बना लेंगे कि वह काफ़ी ताकतवर हो जाएंगे, और साथ ही अपनी सेना को इतनी सदृढ़ बना लेंगे कि वह केंद्र से टक्कर देने लायक हो जाएंगे, जिसकी वजह से कोई भी राज्य इतना पावरफुल हो जाएगा कि वह अपने देश से अलग होने की मांग करके एक अलग देश बनने की सोच सकता है। अब दोस्तों इन दो विषयों के अंतर्गत ही हम देख लें कि सेना अगर नोट छापने की व्यवस्था अगर हम संघ सूची के बजाय राज्य सूची में कर दें तो कितना बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अब सोचो जो हमारे संविधान के निर्माता थे वो कितने आगे तक की सोचकर चलने वाले थे। उन्होंने उसी दिन की नहीं, उन्होंने आगे 500 सालों तक की सोची थी कि हमारा देश आदि अनंत काल तक वैसे ही चलता रहे। जिसकी वजह से दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि हमारे देश की सबसे पावरफुल किताब कौन सी है, तो हमारे देश की सबसे पावरफुल किताब है वो है हमारा देश का संविधान। अब राज्य कैसे भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इतने ताकतवर कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये सेना नहीं रख सकते या अपनी करेंसी नहीं बना सकते, तो ये कैसे पावरफुल हो सकते हैं। अब दोस्तों तीसरी इंटरेस्टिंग बात ये है वो है समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची में लफड़ा यह है कि कभी कभी राज्य और केंद्र सरकारों के बीच में झगड़ा हो जाता है, और झगड़े के मुख्य कारण क्या है कि इस सूची में जो भी विषय दिए गए हैं उनको लेकर राज्य भी कानून बना सकते हैं और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। अब सबसे पहले हम उन विषयों के बारे में देखें कि कौन कौन से हैं। इनमें है शिक्षा के ऊपर राज्य सरकारें भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। दूसरा है समाचार पत्र। तीसरा है वनों के ऊपर भी दोनों ही कानून बना सकते हैं। और भी हम देखें जैसे जनसंख्या नियंत्रण, विद्युत, आर्थिक नियोजन, तो बहुत सारे ऐसे 52 विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। अब जनसंख्या नियंत्रण में देख लो, हम दो हमारे दो। कोई राज्य अगर कानून बनाना चाहे कि हम दो हमारे 5, तो केंद्र सरकार ये कहेगी कि चुप रहो, इस पर हम भी कानून बना सकते हैं। वो कहेंगे कि हम दो हमारे 2 ही रहेंगे। अब दोस्तों इनमें अब मान लो केंद्र और राज्य सरकार दोनों में झगड़ा हो जाए कि नहीं हमारा कानून ही माना जाएगा, हमने ये बनाया है,
तो केंद्र सरकार कहेगी कि नहीं हमारा कानून बनाया जाएगा, तो इसमें कौन पावरफुल है? दोस्तों, अगर दोनों के बीच विवाद की स्थिति पैदा होती है तो इसमें वही कानून मान्य होगा जो केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सरकार का कानून रद्द कर दिया जाएगा। तो इनमें अगर कोई भी झगड़ा होता है तो कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। इसी तरीके से शिक्षा में देखें हम, अब जैसे राजस्थान वाले ये कहें कि हम तो राजस्थानी भाषा में सारी शिक्षा देंगे, राजस्थानी भाषा में सारी शिक्षा देंगे, राजस्थानी भाषा में सारी शिक्षा देंगे। अब और राज्यों के जो भी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं तो वो मना कर देंगे कि हमें हिंदी में शिक्षा चाहिए, तो वो केंद्र सरकार के पास जा सकते हैं। अब केंद्र सरकार ये कहेगी कि भाई तुम अपनी भाषा के साथ साथ ही हिंदी में भी, इस भाषा में भी, हिंदी भाषा में भी यहाँ पर शिक्षा दीजिए, जिसकी वजह से किसी को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। अब जैसे मराठा वाले हैं, महाराष्ट्र वाले हैं, वो कहेंगे कि हम तो शिक्षा किस में देंगे? मराठी में देंगे। वो नियम बना देते हैं कि आज के बाद जो भी शिक्षा दी जाएगी वो किस में दी जाएगी? जो भी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा वो मराठी भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। अब मराठी भाषा तो हमें तो आती नहीं है, राजस्थान से कोई भी जाएगा मराठी में महाराष्ट्र में पढ़ने, तो वो कैसे पढ़ पाएगा? इसलिए वहाँ पर हिंदी में भी पढ़ाना ज़रूरी है। अगर वो चाहे मराठी में पढ़ाना, अपना नियम बना सकते हैं तो वो बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हिंदी में भी पढ़ाना ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, इसमें समझने वाली बात यह है कि जो भी अगर शिक्षा हमारी भाषा में दी जाए, अपनी मातृभाषा में दी जाए, तो वह जल्दी समझ में आती है। और जिससे जैसे हमारे ऊपर इंग्लिश ज़बरदस्ती थोप दी गई है, ऐसा भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उनकी जो 200 सालों तक वो रहे, उनकी जो छाप हमारे ऊपर पड़ी थी, हमारे देशवासियों के ऊपर पड़ी थी, वो आज तक भी नहीं मिट पाई है। इंग्लिश बोलने वालों को अच्छी दृष्टि से देखा जाता है, जबकि अपने गांव की भाषा बोलने वाले को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है और मुंह मोड़ लिया जाता है। यूँ कहेंगे हैं गंवार आ गया कहीं का, ऐसे बोला जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह केवल भाषाओं का अंतर है, बाकी इसमें इंटेलिजेंट और कमजोर होने का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, शिक्षा के ऊपर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर दोनों कानून बना सकती हैं, समाचार पत्र के ऊपर दोनों बना सकते हैं, वन के ऊपर दोनों बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर इनमें कोई विवाद होता है तो केंद्र सरकार इनके ऊपर जो भी कानून बनाएगी उसको मान्यता दी जाएगी, राज्य सरकारों की मान्यता नहीं दी जाएगी। तो समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन मान्य किसका है? केंद्र सरकार का मान्य है विवाद की स्थिति में। अब दोस्तों, इसमें कुछ परिवर्तन और किए गए हैं। इसमें परिवर्तन इसलिए किए गए हैं कि कुछ मामलों के ऊपर विवाद होने लगा था इससे पहले। जैसे शुरुआत में जो संघ सूची के अंतर्गत विषय थे वो थे 97 विषय थे। 97 विषय संघ सूची के अंतर्गत थे, और इसके अंतर्गत थे 66 और इसके अंतर्गत थे 47। ऐसे विषय जब हमारा संविधान बनाया गया था तो ऐसे विषय हुआ करते थे 97, 66 और 47। लेकिन कुछ विषयों में जब विवाद पैदा होने लगा, केंद्र को यह लगने लगा कि ये राज्य सूची के कुछ विषय ऐसे हैं जिनको संघ सूची के अंतर्गत रहना चाहिए। अभी इन्होंने राज्य सूची वालों ने विरोध कर दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे विषयों को काटकर आप अपने विषयों में ले जा रहे हो, जिसकी वजह से केंद्र सरकार को यह लगा कि इसमें तो काफ़ी विवाद पैदा हो सकता है। तो इसमें क्या किया गया, इनके 5 विषयों को यहाँ से हटाकर यहाँ पर जोड़ दिया गया और यहाँ से 5 हटा लिया गया, जिसकी वजह से ये कितने रह गए? ये रह गए 61, और इनमें 5 जोड़ दिए गए तो ये कितने हो गए? 52 हो गए, और ये रह गए 61। ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था? ये 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन इतना महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है कि इसमें इतने सारे परिवर्तन किए गए थे, इतने सारे संशोधन किए गए थे कि बहुत सारे संशोधन किए गए थे, जिसकी वजह से लोग ये कहने लगे थे कि ये इसमें संविधान में इतने संशोधन कर दिए गए हैं कि जिसकी वजह से इसे एक छोटा संविधान कहा जाने लगा, इसे कहा जाने लगा एक मिनी संविधान। तो 42वां संविधान संशोधन में इतने परिवर्तन किए गए हैं तो इसको क्या कहा जाता है? मिनी संविधान
कहा जाता है। इसको मिनी संविधान या फिर छोटा संविधान इसको कहा गया है, क्योंकि इसमें इतने सारे परिवर्तन किए गए जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब दोस्तों इसमें जो 5 विषय जोड़े गए थे इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। अब इसमें कौन कौन से थी? पहले शिक्षा क्या था? शिक्षा राज्य सूची का विषय था। अब इसको हटाकर किस में रख दिया गया है? समवर्ती सूची के अंतर्गत रख दिया गया है। दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण, ये भी पहले किसका विषय था? ये भी पहले राज्य सूची का विषय था। इसे अब समवर्ती सूची के अंतर्गत जोड़ दिया गया है। तीसरा कौन सा है? मापतोल में भी काफी गड़बड़ी कर ली जाती है, जिसकी वजह से इसे भी समवर्ती सूची के अंतर्गत रख दिया गया है। चौथा कौन सा है? मापतोल के अलावा चौथा है वन को भी किसके अंतर्गत रख दिया गया है? वन को भी समवर्ती सूची के अंतर्गत रख दिया गया है। और पांचवा है न्याय प्रशासन, कि वहां पर कानून व्यवस्था कैसी चल रही है। इसी वन में वन्यजीव अभ्यारण्य भी हैं, वन्यजीव भी इसी के अंतर्गत रखे गए हैं। और पांचवा है न्याय प्रशासन, कि तुम्हारे राज्य में अगर ढंग से न्याय नहीं चल रहा है, ढंग से प्रशासन व्यवस्था नहीं चल रही है, तो फिर केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है। अब ये 5 विषयों को यहाँ से हटाकर, राज्य सूची से हटाकर कहाँ जोड़ दिया गया है? इसको जोड़ दिया गया है समवर्ती सूची के अंतर्गत। अब दोस्तों सबसे एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो 1949 में संविधान बन गया था और 1950 में लगा दिया गया था। अब संविधान बनाने वालों को यह पता चल गया था कि आने वाले समय में, भविष्य में कुछ ऐसे विषय आएंगे जिसके बारे में हम अभी सोच भी नहीं सकते। अब उनका क्या किया जाए, उनको किस विषय में डाला जाए, उनको कहाँ पर डाला जाए कि उन पर कानून बनाया जा सके। अब दोस्तों ऐसे कौन से विषय हैं, उनके लिए क्या किया गया? एक अवशिष्ट सूची रखी गई। अवशिष्ट सूची का मतलब एक तरीके से ब्लैंक पेज रखा गया, जिसको क्या कहा गया? अवशिष्ट सूची। संघ सूची, राज्य सूची और एक कौन सी है? अवशिष्ट सूची। उस अवशिष्ट सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार किसे है? उस पर भी कानून बनाने का अधिकार संघ सूची को है, केंद्र सरकार को है। अब इन अवशिष्ट सूची में कौन सी है? जैसे अभी मान लो इंटरनेट आ गया, इंटरनेट, सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया पहले तो था नहीं, इंटरनेट भी नहीं था पहले। 1990 के बाद ही तो इंटरनेट आया, उससे पहले तो इंटरनेट था ही नहीं, उससे पहले तो कंप्यूटर नहीं था। अब इस पर कानून कौन बनाएगा? क्योंकि उस समय संविधान जो बना रहे थे उनको तो पता ही नहीं था कि इंटरनेट भी आने वाले समय में आ जाएगा। तो उनका यह अनुमान था कि आने वाले समय में कुछ ऐसे विषय आएंगे जिन पर फिर से लड़ाई होगी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच। तो उन्होंने एक अवशिष्ट सूची रख दी, अवशिष्ट सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। संघ सूची के अंतर्गत इसे रखा गया है, केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है। जैसे इसमें क्या हो गया? जैसे इसमें हो गया सोशल मीडिया हो गया। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध कौन लगाएगा? सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाएगा केंद्र सरकार लगाएगा। जैसे अभी भी हम देख ले एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अंतर्गत क्या हुआ? कुछ लोग डीप फेक के शिकार हो गए, जिसकी वजह से इन पर अभी कानून बनाया गया है। वो किसने बनाया गया है? वो भी केंद्र सरकार ने बनाया है। तो एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, जो सारे टेक्नोलॉजी है वो सब किसके अंतर्गत आएगी? वो सब अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आएगी। जो भी नए नए आविष्कार हो रहे हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो भी अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें लिख दिया जाएगा जो भी नए नए आविष्कार होंगे। इसमें अवशिष्ट सूची एक तरीके से खाली पेज है, इसमें जो भी आविष्कार होंगे उनको लिख दिया जाएगा। और लिखने के साथ साथ इस पर किसका नियंत्रण रहेगा? तो इस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहेगा, केंद्र सरकार इस पर कानून बनाएगी। तो दोस्तों आप अंदाजा लगाइए, केंद्र सरकार संघ सूची कानून बनाएगी, केवल कुछ जो विषय हैं उनको छोड़कर। फिर समवर्ती सूची पर भी नियंत्रण किसका? समवर्ती सूची पर भी नियंत्रण किसका है? केंद्र सरकार का दबदबा है। और अवशिष्ट सूची के अंतर्गत भी किसका दबदबा है? केंद्र सरकार का दबदबा है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा ताकतवर केंद्र सरकार है, राज्य सरकार नहीं है। अब क्या राज्य सरकार अलग हो सकती है? बिल्कुल भी
नहीं हो सकती। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे संविधान में ऐसी जो व्यवस्था की गई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम संविधान के बारे में जो भी नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहेंगे वो तुरंत आपके पास पहुंच सके और आप उस जानकारी का लाभ उठा सके और हमारे संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। जय हिंद, जय भारत।